की शुरुआत करें। बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान में फिर से जाफर एक्सप्रेस पर हमला किया गया है। बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस में आईडी धमाका किया गया और आईडी धमाके से जाफर एक्सप्रेस के 5 डब्बे जो हैं वो पटरी से उतरे। आईडी धमाके में कम से कम 5 लोग घायल भी हुए हैं। 6 महीने में दूसरी बार जाफर एक्सप्रेस पर हमला किया गया है, निशाना बनाया गया है। आपको बताएं कि इससे पहले 11 मार्च को जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक कर लिया गया था और अब बड़ी खबर यह है कि जाफर एक्सप्रेस के 5 डिब्बे पटरी से उतरे क्योंकि आईडी धमाका किया गया था। आईडी धमाके में कम से कम 5 लोग घायल हुए हैं। 6 महीने में दूसरी बार जाफर एक्सप्रेस को निशाना बनाया गया है। तो पाकिस्तान में एक बार फिर से जाफर एक्सप्रेस पर आईडी धमाका किया गया। इससे पहले हाईजैक किया गया था 11 मई की वो खबर है, मार्च की माफ कीजिएगा, 11 मार्च की खबर है जब जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक किया गया था। 6 महीने में दूसरी बार जाफर एक्सप्रेस को निशाना बनाया गया है। अब आईडी धमाके में 5 लोग बुरी तरह घायल हुए। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने बड़ा बयान दिया है और अपने बयान के जरिए उन्होंने कहा है कि जल्दी वो युद्ध होगा जिसकी हम कल्पना करते हैं। उन्होंने कहा कि ये युद्ध पारंपरिक युद्ध से अलग होगा जिसमें पूरे देश का योगदान मायने रखेगा। ये ऐसा युद्ध होगा जिसमें सिर्फ सेना नहीं पूरा देश मिलकर लड़ेगा। The next war which we are looking at, it may happen soon and we have to prepare accordingly, as already been brought out by director, that in this we have to fight this battle together. This non-kinetic has to be fought together. So what are the deductions? That as far as whole of nation approach will be there for the next war, it is not the military alone which will be fighting. ऑपरेशन सिंदूर के तकरीबन 3 महीने बाद आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को घेरने की सबसे खतरनाक रणनीति से पर्दा उठाया। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने आईआईटी मद्रास के कार्यक्रम अग्निशोध में कहा कि भारतीय सेनाओं ने पहली बार शतरंज की तरह से पाकिस्तान को ऐसा घेरा कि वो हमारी किसी चाल को समझ ही नहीं पाया। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना के शौर्य के सामने पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए थे। हर दिन हर घंटे पाकिस्तान के लिए खौफ से भरे थे क्योंकि पाकिस्तान के हथियार बेदम थे और भारत का प्रहार विध्वंसक था। भारतीय सेना प्रमुख की ये बातें सुनकर एक बार फिर भारतीयों का सीना फक्र से चौड़ा हो गया। आईआईटी मद्रास के कार्यक्रम में आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को घेरने की सबसे खतरनाक रणनीति से पर्दा उठाया। उन्होंने बताया कि कैसे भारतीय सेना के पराक्रम के आगे पाकिस्तान बौना दिखा और उसके पावरफुल होने के दावे खोखले साबित हुए। This is the time that our ground forces were actually playing chess. How many were going forward? How many were staying back? How many were moving somewhere else? So this kind of a chess move was there. So in this chessboard of 64, something was visible, something was not visible. ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को जो सबक मिला उसे वो सदियों तक भूल ना पाएगा। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने साफ कहा कि सेना को रक्षा मंत्री ने खुली छूट दी और सेना ने अपने जज्बे का परिचय दिया और कुछ ही दिनों में पाकिस्तान हमारे सामने गिड़गिड़ाता दिखा। This was the first time we hit the heartland and of course our target was the nursery and the masters. And like I told you, and this has never been done and even Pakistan was not expecting that the heartland will be hit. And that's what came as a shocker to them. आर्मी चीफ जनरल द्विवेदी ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तीनों सेना प्रमुख और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इस बात पर एक मत थे कि आतंकियों के लॉन्च पैड से आगे बढ़कर सीधे उनके आकाओं को निशाना बनाया जाए और सेना ने वही किया। हर पीठ पीछे किए वार पर सामने से कभी ना भूलने वाला प्रहार। पाकिस्तान ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि भारत इस तरह से सीधे उसके दिल पर हमला कर देगा, उनके गढ़ को तबाह करेगा, उनके मुस्तकिल पर हार की छाप लगा देगा। इसके बावजूद पाकिस्तान ने अपनी जनता में भारत के खिलाफ जीत का भ्रम फैलाया। If you ask to a Pakistani whether you lost or won, you say, my chief has become field marshal, we must have won only, that's why he has become field marshal. इससे पहले वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के 6 एयरक्राफ्ट को मारने का दावा किया था। That it was, more of the high-tech war which was fought. In about 88-90 hours of war, we were able to achieve, so much of damage to the system that
it was very clear in their mind that in this current situation, if they continue, they are going to continue paying for it more and more. So they have come forward and sent a message again through DGMO कि हम बात करना चाहते हैं, and which was accepted from our side. And when I say our side, it's not just the Air Force, it's the joint decision that was taken, and it was taken even at the highest level. सेना के मुताबिक पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किया, पाकिस्तान के 6 विमान तबाह किए, पाकिस्तान के 5 फाइटर जेट तबाह हुए, पाकिस्तान का अवाक एयरक्राफ्ट तबाह। ऑपरेशन सिंदूर में S-400 गेम चेंजर साबित हुआ। पाकिस्तान में घुसकर मारा, आतंकियों के गढ़ों को नेस्तनाबूद कर दिया, सेना के शौर्य का सबूत दिया और संकेत ये दिया कि ये नया भारत है, ये घर में घुसकर मारता है। कुलगाम के अखाल इलाके में 10वें दिन भी एंटी टेरर ऑपरेशन जारी रहा। कश्मीर घाटी में सबसे लंबा ऑपरेशन है। इस ऑपरेशन में सेना के 2 जवान शहीद हुए हैं और 10 से ज्यादा जवान भी घायल हुए। हालांकि सुरक्षा बलों ने अब तक यहां एनकाउंटर में 3 आतंकियों को मार गिराया है। यहां अब भी 3 से 4 आतंकियों के छिपे होने की खबर है, जिसको लेकर सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी की हुई है। कश्मीर घाटी में ये अब तक का सबसे लंबा एंटी टेरर ऑपरेशन है। पिछले 20 सालों में कश्मीर में ये सबसे बड़ा ऑपरेशन है। कुलगाम के अखाल में शहीद हुए जवान प्रितपाल सिंह और हरमिंदर सिंह का सैन्य सम्मान के साथ पंजाब में अंतिम संस्कार कर दिया गया। लांस नायक प्रितपाल सिंह का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव मानूपुर खन्ना में किया गया, जबकि शहीद हरमिंदर सिंह का अंतिम संस्कार गांव बदीनपुर मंडी गोविंदगढ़ में पूरे सम्मान के साथ किया गया। और अंतिम विदाई की यह तस्वीर आप देख रहे हैं। 2 तस्वीरों मानूपुर खन्ना पंजाब में शहीद प्रितपाल सिंह को अंतिम विदाई दी गई और अंतिम संस्कार उनका किया गया। शहीद हरमिंदर सिंह को अंतिम विदाई मंडी गोविंदगढ़ पंजाब में दी गई। और किश्तवाड़ जिले के दूल इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है। ये पिछले 10 से 15 दिनों में इस क्षेत्र में दूसरी मुठभेड़ है। सुरक्षा बलों की सतर्कता और सक्रिय अभियानों से उम्मीद जताई जा रही है कि घिरे आतंकियों को समाप्त कर दिया जाएगा। विशेषज्ञों का कहना है कि ये ऑपरेशन सफल रहेगा और सेना, पुलिस और अर्धसैनिक बल मिलकर आतंकियों को नष्ट करेंगे। मछेल यात्रा पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुठभेड़ मार्ग से दूर और ऊंचाई पर हो रही है। दूल के एक नागड़ा के ऊपर जंगल में एक एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है बिटवीन टेररिस्ट एंड आर्मी। मुझे लगता है कि ये पिछले 10-15 दिनों में इसी डूल और चेरजी एरिया में दूसरा इनकाउंटर है। उम्मीद है कि जो कॉर्डन है, जो ट्रेप्ड टेररिस्ट हैं, वो एलिमिनेट होंगे, क्योंकि जिस प्रकार से हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज यहाँ पे मुस्तैद होके किश्तवाड़ के पूरे अर्स्ट वाइल इस डिस्ट्रिक्ट में, जंगलों में, पहाड़ों पे इनको चुन चुन के निशाना बना रहे हैं। ये उम्मीद भी है कि ये ऑपरेशन सक्सेसफुल रहेगा। मुझे पूरी उम्मीद है अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस पे, जो यहाँ पे आर्मी और हमारी पुलिस या पैरामिलिट्री है, ये इनको बिल्कुल मौत के घाट उतारेंगे। और पहलगाम हमले पर राजनाथ सिंह ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि आतंकियों ने भारत की आत्मा पर प्रहार किया था, लेकिन हमने तय किया कि धर्म नहीं कर्म देखकर मारेंगे। आपने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ। शिवराज सिंह जी ने आपके सामने चर्चा की कि कैसे पहलगाम में कुछ आतंकवादियों ने आकर हमारे वहां पर्यटन के लिए गए कुछ निर्दोष नागरिकों की निर्मम हत्या कर दी थी। मेरे बहन भाइयों, उन्होंने मान लिया था कि भारत शांत होकर बैठ जाएगा। हमारे प्रधानमंत्री जी का संकल्प था, हम लोगों ने तय किया हम इसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। और आपने देखा होगा, ऐसी कल्पना भी कभी नहीं की जा सकती थी, धर्म पूछ कर मारेंगे। पूछते थे कि तुम कौन हो। बहनों भाइयों, हम लोग धर्म किसी का पूछ कर किसी की हत्या नहीं कर सकते। हम तो किसी की हत्या में विश्वास ही नहीं करते। बल्कि चींटी को भी, हमारे घर में माताएं बहनें जो आटा गूंथती हैं, तेरी चींटी कोई थाली के बगल से गुजरती है तो थाली का आटा निकाल कर उस चींटी के खाने के लिए डाल देती हैं और ईश्वर से कामना करती हैं कि यह चींटी भी दीर्घजीवी हो। यह भारत की सोच है।
और यहां आतंकवादियों ने आकर धर्म पूछ पूछ कर लोगों को मारा। तो बहनों भाइयों, हम लोगों ने भी ठान लिया कि हम धर्म पूछकर किसी को नहीं मारेंगे, बदला नहीं लेंगे। हम उनका कर्म देखकर हम उनको मारेंगे बहनों भाइयों, और कर्म देखकर हम लोगों ने मारा। अमेरिका से टैरिफ विवाद के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारतीय विकास को तेजी या कुछ को रास नहीं आ रही है। कुछ को लग रहा है कि सबके बॉस तो हम हैं, लेकिन भारत को विश्व शक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता। दुनिया में सबसे तेजी के साथ मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है बहनों भाइयों, इस हकीकत को सबने स्वीकार कर लिया है। और लोग कहते हैं अंग्रेजी में डैशिंग यानी दबंग, डायनेमिक यानी गतिशील अर्थव्यवस्था विश्व में दुनिया के किसी देश की है तो हमारे और आपके देश भारत की हो गई है मेरे बहनों भाइयों। यह भी हम लोगों के लिए कम गौरव का एक विषय नहीं है। कुछ लोग हैं जो भारत के का विकास जितनी तेजी के साथ हो रहा है उन्हें रास नहीं आ रहा है, उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है। सबके बास तो हम हैं, भारत कैसे इतनी तेजी के साथ बढ़ रहा है। और बहुतों के द्वारा यह कोशिश की जा रही है कुछ ऐसा किया जाए ताकि भारत में भारतवासियों के हाथों से जो चीजें तैयार होती हैं वह दुनिया के देशों में जाएं तो उन देशों में बनने वाली चीजों से वह महंगी हो जाएं, ताकि भारत की धरती पर भारतवासियों के हाथों से बनी हुई चीजें जब महंगी हो जाएंगी तो दुनिया के दोस्त को लोग उसे नहीं खरीदेंगे। फिलहाल इसी के साथ चुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ चल रहा था। चंडीगढ़ मनाली हाईवे का 9 मील क्षेत्र खतरे में है। 100 मीटर सड़क टूटी हुई है। बारिशों से मलबा गिरने से वाहन चालकों और पर्यटकों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मंडी में 4 लेन निर्माण में पहाड़ी कमजोर। मंडी पंडोह मार्ग पर लैंडस्लाइड, आम स्थानीय जाम और परेशानी में फंसे हुए हैं लोग। कुल्लू में सौंज घाटी की रैला, 2 पहाड़ी में बड़े बोल्डर गिरने। बेंगलुरु से प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ी सौगात दी है। 3 नई वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसमें कटरा से अमृतसर वंदे भारत भी शामिल है। बेंगलुरु में प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर एक सफल ऑपरेशन है। दुनिया ने भारत की ताकत को देखा है। पाकिस्तान को हमारी सेना ने कई किलोमीटर अंदर घुसकर मारा और कुछ ही घंटों में पाकिस्तान ने घुटने भी टेक दिए। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में हमने आतंकियों का खात्मा किया। भारतीय सेना ने आतंकियों के ठिकाने को नेस्तनाबूद कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेनाओं की सफलता सीमा पार कई किलोमीटर भीतर आतंकवादी ठिकानों को नेस्त नाबूद करने की ताकत और आतंकवादियों के बचाव में उतरे पाकिस्तान को कुछ ही घंटों में घुटनों पर लाने की हमारी क्षमता पूरी दुनिया ने नए भारत के इस स्वरूप के दर्शन किए हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के पीछे बहुत बड़ी वजह हमारी टेक्नोलॉजी और डिफेंस में मेक इन इंडिया की ताकत है और इसमें बेंगलुरु और कर्नाटका के युवाओं का भी बहुत बड़ा योगदान है। तो कटरा से अमृतसर वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअल तरीके से हरी झंडी दिखाकर किया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, लोकसभा सांसद जुगल किशोर और बीजेपी विधायक बलदेव राज शर्मा ने भी इस वंदे भारत ट्रेन में सफर किया और इसे जम्मू कश्मीर के विकास में एक मील का पत्थर बताया। वहीं केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष प्रेम जम्मू कश्मीर के साथ है, इसलिए जम्मू कश्मीर में सड़क यातायात की कनेक्टिविटी को
पहले से कई अधिक मजबूत बनाया गया है, जिससे आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर के पर्यटन को नई ऊंचाइयां हासिल होंगी। विशेष प्रेम हमने देखा है पीएम मोदी का के लिए, कितना सराहना? नहीं, सबसे पहले तो मैं कहूंगा सारे जम्मू कश्मीर वासी बधाई के पात्र हैं। और जैसे आपने ठीक कहा, मैं तो इसको इस तरह से कहूंगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब से देश की बागडोर संभाली है 26 मई 2014 से, तब से लेकर के आज तक जिस तरह की सर्वश्रेष्ठ प्राथमिकता जम्मू कश्मीर राज्य को दी गई है, प्रदेश को दी गई है, उसका प्रतीक बन गया है कटरा वैष्णो देवी। आपको स्मरण होगा, प्रधानमंत्री बनने से पहले अपने चुनावी अभियान को प्रारंभ करने के लिए भी वो यहाँ पधारे थे। माता वैष्णो देवी के दर्शन करके उन्होंने अपना चुनावी अभियान प्रारंभ किया था। और तत्पश्चात प्रधानमंत्री बनने के बाद जो उनका पहला बड़ा सार्वजनिक कार्यक्रम था, वो भी इसी स्थान पर था, कटरा वैष्णो देवी रेल स्टेशन का लोकार्पण। उसके उपरांत जब ये वंदे भारत का सिलसिला शुरू हुआ, तो पहले चरण में जो रोल आउट हुई वंदे भारत, उसमें कटरा भी थी, कुछ और स्टेशन भी थे, वाराणसी क्या थी। और जब दूसरे चरण का, तो आप भी शायद थे यहाँ साल 1.5 साल पहले, प्रधानमंत्री जी ने वर्चुअली सेकंड वंदे भारत लगा। और भी कुछ ही सप्ताह पहले वो यहाँ पधारे फिजिकली, और जम्मू से श्रीनगर की वंदे भारत, जो अभी फिलहाल कटरा से श्रीनगर जा रही, वो तीसरी हो गई। और आज ये 2 होली स्टेशन, 2 तीर्थ स्थानों के बीच कटरा और अमृतसर। मुझे नहीं लगता कि देश में कोई ऐसा और कोई स्टेशन होगा जहां पर इतनी सारी 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 वंदे भारत आकर के रुकती होंगी। उसके अतिरिक्त रेलों का जाल बिछ गया है। आज भी जब हम बात कर रहे हैं तो लगभग 1300 करोड़ से अधिक के कार्य रेल के चल रहे हैं। जम्मू कश्मीर में रेल का आगमन सन 1972 हुआ था। फिर 50 साल हमें इंतजार करना पड़ा कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने और रेल का काम आगे बढ़े। और बल्कि हकीकत यह कि 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो रेल का काम लगभग रुक सा गया था, उसी स्थान पर जहां आज दुनिया का सबसे ऊंचा रेल का पुल है। कहा जाता था कि इसकी अलाइनमेंट को लेकर के दिक्कतें हैं, लेकिन मोदी जी की दृढ़ निश्चय का ये नतीजा था, उनकी निष्ठा का और निष्ठा शक्ति का, कि आज जम्मू कश्मीर में ट्रेन श्रीनगर तक पहुंचती है। मुझे लगता है कश्मीर घाटी के लोगों ने भी कभी ख्वाब नहीं देखा था कि उन्हें रेल के दर्शन होंगे। और यदि आप यातायात और कनेक्टिविटी दृष्टि से देखें तो मैं ये कहूंगा कि कटरा पॉसिबली वन ऑफ द बेस्ट कनेक्टेड टाउन विद नेशनल कैपिटल दिल्ली। रेलों का जाल बिछा हुआ है, साथ ही साथ बहुत जल्द एक्सप्रेस कॉरिडोर शुरू होने वाला है सड़क के माध्यम से। और हमारे नजदीक जो उधमपुर का एयरपोर्ट है, वहां से भी कमर्शियल फ्लाइट्स का प्रबंध हो, ऐसा प्रयास जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जिन्होंने साफ किया है कि जो रेल कनेक्टिविटी है वो बहुत बेहतर हुई है। सांसद जुगल किशोर जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत ही सुखद आपको हम समझ रहे हैं कि एहसास आपके लिए भी और यात्रियों के लिए। ऐसा देखिए, इससे बढ़कर कोई मौका नहीं हो सकता। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है। आपने देखा कि सबसे बड़ा जो कार्यक्रम बेंगलुरु में हुआ, जहां प्रधानमंत्री जी ने वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दी है, और कटरा में जो कार्यक्रम हुआ इसमें डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, जहां के लोकल दोनों विधायक बलदेव जी और कुलदीप जी भी थे। और आप देख रहे हैं कि इस समय हम वंदे भारत में ही हैं। और ये वंदे भारत जो है, ये जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक सौगात है, जहां कटरा से चलकर ये जालंधर, ब्यास और फिर अमृतसर पहुंचेगी। जो श्रद्धालु मां वैष्णो देवी जी के दर्शनों के लिए आते हैं, उनकी जो कहीं ना कहीं इशाराती थी कि एक ट्रेन ऐसी हो जो हमें गोल्डन टेम्पल और व्यास गद्दी तक भी पहुंचाए। ये बहुत भारी फायदा होने वाला है। और मैं अगर आप कहूं तो सबसे पहले तो बड़ी सौगात हमें मिली कि श्री माता वैष्णो देवी के नाम की विधानसभा मिली। विधानसभा मिलने के बाद अगर मैं कहूं तो 4 वंदे भारत ऑलरेडी पहले, जो दिल्ली से लेके कटरा तक और कटरा से लेके तो फिर मतलब कि कश्मीर तक की 4 वंदे भारत ऑलरेडी हैं। ये 5वीं वंदे भारत है और 6ठी वंदे भारत होगी जो यहाँ से अमृतसर को जाएगी। ये खास तौर पर सेंट्रल सरकार का रिलीजियस टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ये, और आप देखिए इसका जो रूट है, रूट इसमें मतलब के उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो मतलब के वंदे भारत अमृतसर से चलेगी, वहां पे गोल्डन टेम्पल के बाद ये कटरा के लिए आएगी, और कटरा के बाद ये कश्मीर के लिए अगर किसी को जाना है तो वहां पे जा सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा सेंटर का कदम है। हमारे भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र भाई मोदी जी सेंटर में आए और डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब ने पूरी ताकत लगा के, और यहाँ पर आज 4-4, 5-5 ये जो ट्रेनें हैं
वंदे भारत हो या दूसरी ट्रेनें, आज एक पूरा टूरिज्म का बहुत बड़ा एक जखीरा हमारे डिस्ट्रिक्ट में है, जो कि माता वैष्णो देवी, शिवखोड़ी, कोड़ी ब्रिज हो या और भी इलाका हो, इसको डेवलपमेंट करने के लिए ये बहुत ही एक, जब तक ये रास्ते आपस में नहीं जुड़े तब तक कोई भी काम नहीं हो सकता था। अब रास्ते ट्रेन के थ्रू भी और गाड़ी के थ्रू भी इकट्ठे हुए हैं। इससे प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा ये एक सवर्ण उनका एहसान है हमारी रियासत पर कि नौजवानों को, जो हमारी युवा पीढ़ी थी, उन पीढ़ी को काफी जो है ये फायदा मिलेगा। तो कटरा से चलकर वंदे भारत एक्सप्रेस मंदिरों के शहर जम्मू, पठानकोट, कैंट और जालंधर से होती हुई गुरु की धरती अमृतसर तक पहुंची। इस दौरान रेलवे स्टाफ ने कहा कि रेल का काम जोड़ना है, अच्छा लगता है तीर्थयात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह तीर्थ लेकर जाना। एक तरफ दरबार साहिब है तो एक तरफ मां वैष्णो देवी। ट्रेन सुबह त्रिकुटा पर्वत, त्रिकुटा पहाड़ियों से चल के कटरा से चलते हुए एक कटरा की पावन धरती से जो तीर्थ स्थान है, उसके बाद जम्मू जो मंदिरों का शहर है उसको छूती हुई पठानकोट कैंट में रुकते हुए जलंधर सिटी को टच करते हुए ब्यास की एक तीर्थ स्थान वाली जगह को टच करते हुए गुरुओं की धरती अमृतसर पे पहुंचे ही एक ही दिन में लोग इतने पवित्र स्थानों की यात्रा कर सकते हैं। और कटरा और अमृतसर के बीच डायरेक्टली वंदे भारत ये पहली है जिसके लिए आधुनिक सुविधाओं से ये गाड़ी लैस है। ट्रेन के मैनेजर होते हुए आपको एक कितना सौभाग्य वाली बात है कि एक तरफ दरबार साहिब, हरमंदिर साहिब, दूसरी तरफ वैष्णो देवी। वो यार प्रोफेशनल पर्सन, हम तो पहले भी जम्मू कश्मीर में इसे वंदे भारत चला रहे हैं, लेकिन जब जो ट्रेन रेलवे का काम है जोड़ना, कंट्री में यूनिटी, कंट्री में इंटीग्रिटी, ये हेल्थी भारत को, पूरे भारतवर्ष को जोड़ने का काम जो ये मोदी सरकार कर रही है, लोगों को यात्रा करवाने की आपको एक सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अच्छा लगता है, अच्छी फीलिंग आती है। इतने तीर्थ स्थानों के लोगों को जब एक जगह से दूसरी जगह, कुछ बुजुर्ग हैं पहले नहीं जा सकते थे, इतनी जगह ट्रेन के थ्रू इजिली पहुंचेंगे तो कुदरती अच्छा लगता है। अपने अंदर एक अच्छी फीलिंग आती है, पॉजिटिव सोच आती है। कटरा से अमृतसर के लिए पहली वंदे भारत का शुभारंभ हुआ, जिसको लेकर जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिल से आभार व्यक्त किया। साथ ही उन्होंने 15 अगस्त को राज्य के दर्जे की बहाली की भी उम्मीद जताई है। सुरेंद्र चौधरी ने कहा है कि ये ट्रेन जम्मू कश्मीर के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास में अहम कदम है। कटरा की रेल कनेक्टिविटी से तीर्थ यात्रा और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, जिससे स्थानीय रोजगार और व्यापार के अवसर बढ़ेंगे। 15 अगस्त में प्राइम मिनिस्टर साहब जैसे आज रेलवे का तोहफा दिया है, जम्मू कश्मीर को एक स्टेट का दर्जा देंगे और स्टेट का दर्जा आने से जो चीजें डबल पावर चल रहा है, जो दो पावर सेंटर चल रहे हैं, वो खत्म होंगे और एक अच्छी एक ही सरकार होगी और सरकार सही फैसले कर पाएगी। प्राइम मिनिस्टर साहब का और रेलवे मिनिस्टर साहब का, जिन्होंने ये एक और सौगात दी है, और पूरी सरकार की तरफ से हम जम्मू कश्मीर के लोगों की तरफ से हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। श्रीनगर में शिवसेना शिंदे ने संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से सेना ने पाकिस्तान को कड़ा जवाब दिया है। उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन महादेव को बड़ी सफलता बताया और प्रधानमंत्री की सराहना की। एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र और कश्मीर के गहरे संबंधों पर जोर देते हुए कश्मीर में महाराष्ट्र सदन के निर्माण की बात कही। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी पर चुनाव को लेकर गंभीर आरोप लगाया और कहा कि वो मतदाताओं को भ्रमित कर रहे हैं। शिवसेना ने हमारे भारतीय सेना के लिए जो सरहद पर काम करते हैं, हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, इनके लिए ये बहुत बड़ा महादान, रक्तदान आज यहाँ पर किया है। और अभी हम वहाँ गए थे आर्मी मेडिकल हॉस्पिटल कैंप में, 92 बेस कैंप में, काफी उन्होंने भी खुशी जाहिर की कि ऐसा पहली बार हुआ है कि भारतीय सेना के लिए इतने बड़े पैमाने पर ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया है। महाराष्ट्र से बड़े पैमाने पर यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं और ये रिश्ता जो है बाकी देश, पूरे देश भर में से आते हैं, लेकिन महाराष्ट्र का श्रीनगर से, कश्मीर से एक अलग लगाव है। और यहाँ महाराष्ट्र भवन भी बनेगा और आगे जाकर जो अभी हालात पैदा हुए हैं इसमें सुधार भी होगा।
श्रीनगर में पहलगाम आतंकी हमले में शहीद हुए आदिल शाह के परिवार ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे का गर्मजोशी से स्वागत किया। परिवार ने आदिल शाह की शहादत को याद करते हुए एकनाथ शिंदे को धन्यवाद दिया, जिन्होंने आतंकवादियों द्वारा मारे गए आदिल के परिवार को हर संभव सहयोग दिया। एकनाथ शिंदे ने इस मौके पर परिवार को पूरी मदद का भरोसा दिलाया और कहा कि आदिल शाह का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं सबसे पहले उनका शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि जो 22 तारीख को ये हादसा हुआ था उसमें हमारे भाई की जो जान गई थी, वो शहीद हुए थे। तो उसके बाद सबसे पहले जो है महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम जो है एकनाथ शिंदे जी, वो उन्होंने हमारे घर में अपनी टीम भेजी, हमें मदद भी की और उन्होंने फ़ोन पे वो टाइम में ये भी बोला था कि जब मैं कश्मीर में आऊँगा तो मैं आपसे ज़रूर मिलूँगा, और मकान का भी जो बोला था। तो सबसे मतलब ज़्यादा खुशी भी है अभी, मतलब उन्होंने वो टाइम में बोला था कि हम आपसे आके मिलेंगे, तो आज उन्होंने वो यहाँ पे आया है, हमें बुलाया है उन्होंने, तो हम उनसे मिले हैं, बहुत खुशी है उनसे। जी, हम शुक्रिया उसका अदा करना चाहते हैं कि एकनाथ जी शिंदे साहब जो है यहाँ कश्मीर में आए, यहाँ पे आके हमें मुलाकात दी और हमारे साथ हर गम में उन्होंने हिस्सा लिया, हमारे साथ साथ रहे, हमें मदद भी की और मकान बनाने का कहा, मकान भी बना के दिया, तो हम उनके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी उन्होंने सांबा जिले की बड़ी ब्रह्मणा में एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने जनता की समस्याएं सुनी और समाधान का भरोसा दिलाया। बिजली, पानी, सड़क और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर जल्द कार्रवाई के निर्देश दिए। सुरेंद्र चौधरी ने बीजेपी पर निशाना साधा और पूर्व सरकार को विकास की कमी के लिए जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार जनता की भलाई के लिए प्रतिबद्ध है और आने वाले समय में सांबा जिले को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। रूटीन की मीटिंग है और ये वर्करों की ख्वाहिश थी और उन्होंने जब कहा, हुक्म किया लीडरशिप को और हमें यहाँ पे मुझे फिर आना पड़ा, क्योंकि जो वर्कर चाहेगा वही होगा। इसलिए ये इसमें कोई ज्यादा अंदाजे लगाने की जरूरत नहीं है और नेशनल कॉन्फ्रेंस का लीडरशिप का हमेशा ये कोशिश रहती है कि हम अपने लोगों से मिलजुल के रहें, अपने वर्करों से, क्योंकि आ जाके सरकार तो सरकार है लेकिन पार्टी मजबूत होनी चाहिए और उस पार्टी को मजबूत करने के लिए हम यहाँ पे मैं आया हूँ और लीडरशिप के हुक्म पे आया हूँ और लोगों का जुनून और जज्बा देख के अच्छा लगा और लोग भी समझते हैं कि अभी हमारी सरकार की परेशानियां बहुत हैं, क्योंकि जो स्टेट का दर्जा अभी तक स्टेट को नहीं मिला जम्मू कश्मीर को, उसके कारण काफी सारी रुकावटें हमें आ रही हैं। जम्मू में कांग्रेस ने स्टेटहुड की मांग को लेकर भूख हड़ताल शुरू किया है। जेकेपीसीसी अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने हरी सिंह पार्क में इस प्रदर्शन की अगुवाई की। कर्रा ने कहा कि ये अनशन केंद्र सरकार को जगाने के लिए किया जा रहा है। 9 अगस्त से 21 अगस्त तक कांग्रेस अलग अलग जिलों में 6 अनशन करेगी। उन्होंने बताया कि ये आंदोलन 1 करोड़ 40 लाख लोगों की भावनाओं और अधिकारों की आवाज है। पार्टी संसद सत्र के दौरान इस मुद्दे पर प्रगति की उम्मीद कर रही है। 5 अगस्त जिस दिन जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज को विड्रॉ किया गया और साथ ही साथ इस स्टेट को, महाराजा हरि सिंह जी की स्टेट को, जो पूरे मुल्क में एक ऐसी स्टेट थी जो सबसे बड़ी थी और जिसके तहत उसको डिग्रेड भी किया गया और उसको डाउनग्रेड भी किया गया। तो हमने 5 अगस्त जम्मू के और कश्मीर के तमाम जिलों में उसको एज ब्लैक डे मनाया और हमने 9th को हमने हड़ताल करेंगे। तो कल हमने जब श्रीनगर में भूख हड़ताल किक स्टार्ट की और कल क्योंकि यहाँ हमने नहीं किए इस वास्ते कि रक्षाबंधन था और उसके लिए आज हमने यहाँ किक स्टार्ट कर दी है। और श्रीनगर में कांग्रेस की भूख हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही। अनंतनाग से आए पार्टी कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा और अन्य नेताओं के साथ इस आंदोलन में हिस्सा लिया। कांग्रेस नेताओं ने स्पष्ट किया कि जब तक जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिल जाता, उनका संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य की बहाली की इस मांग में कांग्रेस को इंडिया ब्लॉक का पूरा समर्थन हासिल है। वोट चोरी भी एक्सपोज की उनकी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, उसको लेके भी एक नया प्रोग्राम आएगा, साथ साथ वो भी चलता रहेगा। और स्टेटहुड की लड़ाई जो है ये हम लड़ते रहेंगे जब तक स्टेटहुड जम्मू कश्मीर के 1 करोड़ 40 लाख लोगों को नहीं मिलता। ये लड़ाई अगर हमने हिंदुस्तान को आज़ाद करने के लिए, कांग्रेस ने अंग्रेज़ों से लड़ा था और हिंदुस्तान को आज़ाद करवाया था, तो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए भी ये लड़ाई कांग्रेस जारी रखेगी जब तक हमारी स्टेट जो प्रिंसी स्टेट थी जिसको यूटी बनाया गया ये बहाल ना हो। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे।
quality meat. कटरा बना जम्मू कश्मीर की प्रगति का आइकॉन। वंदे भारत ट्रेन के लिए अतिरिक्त फंड आवंटित, सीधे कश्मीर घाटी तक पहुंचेगी ट्रेन। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर को दी हमेशा प्राथमिकता। कटरा रेलवे स्टेशन इसका प्रतीक है। एलजी मनोज सिन्हा ने वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाने पर पीएम मोदी का आभार जताया है। कहा कि जम्मू कश्मीर के रेलवे ढांचे में ऐतिहासिक सुधार हो रहा है। भाजपा ने ट्रायल में टाउन हाउस से बस स्टैंड तक निकाली भव्य तिरंगा रैली। कार्यकर्ताओं ने करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी केडीए की 3 दिवसीय भूख हड़ताल हुसैनी पार्क में जारी रही। इस दौरान केडीए नेताओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लद्दाख प्रशासन को सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि यदि किसी भी सदस्य को हिरासत में लिया गया या विरोध में शामिल होने से रोका गया तो हालात बिगड़ सकते हैं और क्षेत्र में कानून व्यवस्था की स्थिति गंभीर हो सकती है। केडीए का कहना है कि आंदोलन शांतिपूर्ण है, लेकिन प्रशासन की कार्रवाई उकसावे की दिशा में जारी है। वहीं सोनम वांगचुक लद्दाख के करगिल में राज्य का दर्जा और भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर 3 दिवसीय भूख हड़ताल में शामिल हुए। करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी केडीए और लेह एपेक्स बॉडी LAB द्वारा आयोजित ये हड़ताल 9 अगस्त को शुरू हुई और 11 अगस्त को एक जनसभा के साथ समाप्त हुई। तो कलकत्ता से आते हुए मैं इसी जो मजलिस और जो यहाँ पर अनशन हो रहा है उसमें शिरकत होना चाहता था और उसकी बारे में मुल्क को इत्तला करना चाहता था। तो दिल्ली में एक दिन रुक के यहाँ आया और मेरा यहाँ आने का चाहे जो भी हो पक्का इरादा था, किसी भी तरह मुझे शामिल होना है। और जैसा हमारे चेयरपर्सन का सिरिंगले ने भी कहा था सब जाएंगे, तो हम कलकत्ता से इसी के लिए आए। बाकी ये जो अरेस्ट की बात है ये तो मुझे आज तक तकरीबन अफवाह ही लगा था। हालांकि अलग अलग तरफ से ऐसी बातें जो हमारे वेल विशर्स हैं वो कुछ बता रहे थे, मगर मैंने कभी उसे संजीदगी से नहीं लिया, अभी भी नहीं लेना चाहता हूं, क्योंकि मुझे नहीं समझ आता है कि मुझसे क्या किसी को गिला हो सकती है। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है और हमेशा इस कौम की खिदमत करता रहा हूं, चाहे तालीम का, चाहे माहौलियात के हिसाब से, चाहे जमहूरियत अच्छा रखने के लिए मांगें कर ये मांग करना भी एक तरह का कौमी वो है, खिदमत है, नेशनल सर्विस है कि आप अपने सरकार से मांग करें, जो उनसे गलतियां हो रही हैं उनको उजागर करें। क्योंकि जब आप सच्ची क्रिटिसिज्म देते हैं तो हमारे लीडर्स को उससे बेहतर इशारे और इमदाद मिलता है, ना कि झूठी तारीफ़ें करने से। हम यहाँ से पूरी केडीए और एपेक्स के लीडरशिप की तरफ से, हमारे यहाँ पे MP साहब भी हैं, हमारी काउंसिल है, CC साहब, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, पूरी पब्लिक और जितने भी केडीए के मेंबर्स हैं सभी यहाँ पे हैं। हम ये बिल्कुल क्लियर वाज़ेह कर देना चाहते हैं, अगर हमारे किसी भी मेंबर्स को, चाहे वो लेह से आ रहे हो चाहे वो सिन्नर से आ रहे हो, रोका है और रोका जाए तो उसके नतीजे के जिम्मेदार लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और UT एडमिनिस्ट्रेशन होगी। आगे बढ़ेंगे। उधमपुर में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने तिरंगा यात्रा और हर घर तिरंगा अभियान का आधिकारिक शुभारंभ किया। ये कार्यक्रम शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन पर आयोजित हुआ, जहां बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कटरा से नई वंदे भारत ट्रेन में सवारी की और तिरंगा यात्रा का नेतृत्व भी किया। ये यात्रा 14 अगस्त तक चलेगी, जिसका मकसद देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता का संदेश घर घर तक पहुँचाना है। अपने आप में आप देखिए कि लोगों को कितनी इनसे सुविधा हो रही है, समय बच रहा है, लोगों को आसानी हो रही है। अगर मान लो कश्मीर तक जाना है तो यहाँ से कश्मीर तक जाके शाम को लोग वापस आ रहे हैं, अमृतसर ट्रेन में जाएंगे, शाम को ट्रेन से वहाँ दर्शन करके वापस आ जाएंगे। तो लोगों को इन चीज़ों से कितनी सुविधा मिल रही है, ये अपने आप में अभूतपूर्व कदम जो है इस सरकार के ये पिछले 11 साल में जो डेवलपमेंट का जो जाल पूरे देश में हर तरफ, कोई एक क्षेत्र नहीं कह सकते, एजुकेशन ले लीजिए, मेडिकल फील्ड ले लीजिए, हाईवेज़ ले लीजिए, रेलवेज़ ले लीजिए, डिफेंस ले लीजिए, हमारा जो है एरोनॉटिक्स का जो ले लीजिए, स्पेस ले लीजिए, कोई फील्ड ऐसा नहीं है जो उन्होंने छोड़ा हो। और ये जो है हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी केंद्र में शासन में हैं।
त्राल के पामपुर में बीजेपी की ओर से भव्य तिरंगा रैली निकाली गई, जो ताछी बाग से शुरू होकर दरंगबल मुख्य चौक पर पहुंची। और इस रैली में देशभक्ति के रंग बिरंगे कार्यकर्ता हाथों में तिरंगा लिए हुए नजर आए। रैली का नेतृत्व जिला अध्यक्ष इंजीनियर सैयद शौकत गयूर अंद्राबी और मोहम्मद आसिफ गनी ने किया। उनके साथ अन्य पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल रहे। रैली के जरिए हर घर तिरंगा अभियान को जन जन तक पहुंचाने का संदेश दिया गया। इस देश में रहते हैं, इस बड़े मुल्क में रहते हैं और उनके लिए एक मैसेज है जो ये कह रहे थे कभी कि यहाँ पर कोई झंडा हाथ में उठाने वाला नहीं होगा, मगर आज आप देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के हर एक घर के छत के ऊपर झंडा लोग लगा रहे हैं, घर वाले लगा रहे हैं। हर एक बच्चे के हाथ में तिरंगा है, हमारे हाथों में तिरंगा है। और इस डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ कश्मीर के हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक मंडल में, हर एक बूथ पर, हर एक घर पर ये तिरंगा चल रहा है। और जिंदगी के मुख्तलिफ मकातब के लोग इस तिरंगे के साथ हैं और ये तिरंगा रैलियां हर एक जगह निकाली जा रही हैं। और वहीं पुंछ जिला पुलिस की ओर से रविवार को हर घर तिरंगा अभियान के तहत एक भव्य तिरंगा बाइक रैली का आयोजन किया गया। 22 किलोमीटर लंबी इस रैली की अगुवाई एएसपी मोहन शर्मा ने की, जबकि एसएसपी शफकत हुसैन और डीसी अशोक शर्मा ने स्पोर्ट्स स्टेडियम से हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। पुलिस जवानों के साथ कई विभागों के अधिकारी और कर्मचारी भी देशभक्ति के रंग में रंगे नजर आए। रैली गांव-गांव होते हुए पुंछ शहर में समाप्त हुई। रैली जो है वो पूरे भारत में निकाली जा रही है। उसी सिलसिले में आज डीसी पुंछ और एसएसपी पुंछ की निगरानी में पुलिस और सिविल इंतजामिया और बाकी फोर्सेज मिलके हमारी 22 किलोमीटर लंबी जो है वो तिरंगा रैली निकाल रहे हैं। ये शायद सबसे बड़ी रैली होगी जो पूरी यूपी जेएंडके में निकाली जा रही है। पर्पज यही है कि जन साधारण तक ये संदेश पहुँचाया जाए कि देशभक्ति क्या है। और जो हुआ है हमारा सिलसिला मई में, उसके बाद भी हमारा जोश किसी तरीके से कम नहीं है और जिसको बॉर्डर पे हमारा जज्बा तिरंगे को ऊंचा रखने का मैसेज का डिफरेंट फंक्शंस ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, जिसमें तिरंगा यात्रा, तिरंगा रैली, तिरंगा कंसर्ट जो यहाँ पे प्लान किए गए हैं। उसके तहत आज एक बाइक रैली जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रिक्ट पुलिस की तरफ से ऑर्गेनाइज की गई है, जो यहाँ से निकलेगी शेर कश्मीर पुलिस से होते हुए कलाई ब्रिज से वापसी जो है वो बाया चक्कर जो है वापस इसी जगह कल की गई। पुलिस डिस्ट्रिक्ट पुलिस पुंछ ने एक मोटर बाइक रैली ऑर्गेनाइज की है 15 अगस्त के सिलसिले में। ये आने वाले दिनों में बहुत सारे इवेंट्स हैं ऐसे होने वाले हैं। और आज का जो हमारा इवेंट्स है, जो मोटर बाइक रैली हमारी यहाँ से सिटी से निकलेगी और एसके ब्रिज से यहाँ कलाई पहुँचेगी, कलाई से चंदक और वापस यहाँ पर स्पोर्ट्स ग्राउंड पुंछ में वापस कल कनेक्ट। अखनूर के नंबर 1 का गांव में प्रस्तावित टोल प्लाजा को लेकर स्थानीय लोगों में जबरदस्त नाराजगी देखी गई। अखनूर और छंब क्षेत्र के निवासियों ने टोल निर्माण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। ग्रामीणों का आरोप है कि बिना परामर्श के 60 किलोमीटर के दायरे में टोल लगाने का निर्णय जन विरोधी है। लोगों का कहना है कि इससे आर्थिक बोझ बढ़ेगा और आपातकालीन सेवाएं भी प्रभावित होंगी। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से फैसले पर पुनर्विचार की मांग की है और चेतावनी दी है कि मांगे पूरी न होने पर आंदोलन और तेज किया जाएगा। ये जो छंब रोड है इसको कोई भी बेनिफिट नहीं है। ये जो जम्मू पुंछ नेशनल हाईवे रोड बना है ये टोल इसका उसका लगा हुआ है, लेकिन अगर छंब रूट को देखा जाए तो छंब रूट को इसकी मार पड़ेगी, हम लोगों को इसकी मार पड़ेगी। हमें इसका कोई बेनिफिट नहीं है। अगर इन्होंने ये टोल लगाना ही है तो ये टोल जाके 60 किलोमीटर का यहाँ पे डिस्टेंस बनता है। जैसे कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी के जो नियम हैं उन नियमों के अनुसार इनको 60 किलोमीटर के बाद जाके टोल लगाना चाहिए। पामपुर में मिड डे मील स्कीम के तहत काम करने वाली महिला रसोइयों ने वेतन वृद्धि और पिछले साल सितंबर से लंबित भुगतान की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी का कहना है कि उन्हें 1000 रुपये मासिक वेतन मिलता है, जो बेहद कम है। जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम के बिलाल वाली ने वेतन बढ़ाकर 10,000 रुपये करने और समय पर भुगतान की मांग की, जिस पर जोनल एजुकेशन ऑफिसर ने उनकी समस्याओं को हल करने का आश्वासन दिया। मसले कूक बत रनान सुबह 9 बजे स्कूल 3 बजे नेरान
बान बत छलान सोरे अत बुत जालान रोपये 30 मिलान दोहस 33 रोपये अत पे आमदनी कह अगर कांदर षोर कन सह वो 7 रोपयन पे क्या 30 रोपयन अत मज आमदनी बचानी कह रायन तनख्वाह कर परमिनेंट नत कड़न नब्र तो बराबरी जरूरत सान तो थमित डस्टबिनस मज ना कह पृछानी ना कह साथ दिवान जेन्युइन डिमांड्स हैं और 33 रुपए दिन के हिसाब से आप बताइए 33 रुपए क्या 33 रुपए में क्या आता है। इनका जो काम है कभी उनकी जो बाजुएं गैस से जल जाते हैं और बर्तन धोना सफाई करना ये सब, क्योंकि आप देख रहे हैं प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल में कोई CPW काम नहीं करता है, कोई पोस्ट वहां पे नहीं है, कोई क्लास फोर्थ नहीं है, तो ये सारे काम जो है ये हमारे कुकम हेल्पर्स करते हैं, उनके साथ कोई इंसाफ नहीं हो रहा है और 33 रुपए दिन के हिसाब से उनको तनख्वाह मिलता है। अर्निया के गांव अल्लाह में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल युवक की पहचान हो चुकी है, लेकिन मौत के कारणों का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। गलबात महाराज एक बड़ा शॉकिंग जी न्यूज़ सानू सवेरे सुनने मिली। बच्चा हा कोई मेरे ख्याल कल दा गै गायब है शाम दा। पेरेंट्स ने सोचा ना फैक्ट्री फूक्ट्री जांदा उत्थे चली गेदे कुतै, ते सवेरे मुड़े आए कोई दौड़ छोड़ लान आंदे ने जेह्ड़े, उ'नें दिक्खेआ इत्थे ते ओह् पिंडा दे मुड़े उन्होंने शनाख्त होई तौला के भाई उंदा मुड़ा, फिर मैसेज कीता घर ते फोन शोन कोला पे दा लब्भा। बाकी हुण टीम जेह्ड़ी पुलिस इन्वेस्टिगेशन करा दी एह्दे उप्पर, इन्वेस्टिगेशन होग पता चलग कि किनें परिस्थितियों में मुड़े कन्नै एह्कड़ी वारदात होई। मेंढर के बालाकोट की तहसील पंचायत कलर मोरा में एक कच्चा मकान अचानक गिर गया, जिससे भारी नुकसान हुआ है। मकान मालिक तुफैल खान ने बताया है कि हाल ही में हुई बारिश के कारण मकान की नींव कमजोर हो गई थी, जिससे ये हादसा हुआ। गनीमत रही कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। पीड़ित परिवार ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है और कहा है कि नुकसान का आकलन करने के लिए तत्काल एक टीम भेजी जाए। मैं कलर मोरा पंचायत बोल रहा हूँ, वार्ड नंबर 1। तीसरा मकान कल परसों बारिश रही है, कल तूफानी बारिश, मैं मकान थोड़ा लिया तो थम जम लाए को कोशिश की थी। मैं पूछा ही ना पटवारी या क्या ना तहसीलदार हुए थे, किसी ने आके है तो वही चीज़ करने के बावजूद आई रात 1 बजे मकान टेक है। सामान जो कोई गन बकवास है बीच है। इस तो पहले भी गवर्नमेंट ने कोई सहायता नहीं दी थी, इस तो बाद भी मैं पता क्या दी सी है। तो लिहाजा हमारा ये रिक्वेस्ट है कि अगर कोई मदद करना चाहना है। और पुलवामा के दफरपुरा इलाके में महामारी की स्थिति में सुधार जरूर दिख रहा है, लेकिन पेयजल की कमी से स्थानीय लोग गंभीर परेशानियों का सामना कर रहे हैं। जल आपूर्ति को लेकर निर्माण कार्य में हो रही देरी से स्थानीय लोगों में चिंता बढ़ी है और ग्रामीणों का कहना है कि दूषित पानी की वजह से ये महामारी फैली है। प्रशासन की लापरवाही से हालात और बिगड़ सकते हैं। वहीं जल आपूर्ति जल्द शुरू कर समस्या का स्थायी समाधान निकालने की स्थानीय मांग तेज हो गई है। यहाँ पे सबसे दिक्कत है पानी की। हमारे पास पीने का पानी साफ़ नहीं है, बिल्कुल गंदा पानी है। आपने ये टंकी भी चेक की हुई होगी, कोई PHE का डिपार्टमेंट यहाँ नहीं आया। इससे पहले हम आज की बात नहीं कर रहे हैं, इससे पहले यहाँ पे कोई नया चेक करे कि इस टंकी को कैसे साफ़ करना है, इसमें कौन सा दवाई डालना है, क्या करना है इसको। एक जो PHE डिपार्टमेंट का मुलाजिम है 1-1 लाख वो तनख्वाह लेता है और उसका ये फ़र्ज़ नहीं बनता है कि वो गाँव में आके चेक करे। अब देख रहे हैं जो पाइपें हैं वाटर सप्लाई स्कीम की वो यहाँ पर रखी गई है, पिछले 2 साल से ही ऐसी पड़ी है और यहाँ पर आज भी लोग जो पीने के पानी की किल्लत महसूस कर रहे हैं और वबाई बीमारी जो है वो भी इस वक्त बढ़ रही है। बिलाल खान, न्यूज़ 18, डफरपोरा, पुलवामा। श्रीनगर में इसके ICC में चिनार पुस्तक महोत्सव का आयोजन किया गया। यह आयोजन कश्मीर में पुस्तक पढ़ने की संस्कृति को पुनर्जीवित करने की कोशिश रही। महोत्सव का मुख्य आकर्षण शारदा, पांडुलिपियां और जनजातीय साहित्य रही। यहाँ कश्मीर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और इतिहास से जुड़ी किताबों ने बड़ी संख्या में स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय पाठकों को आकर्षित किया। Also Kashmir has a very rich literary history across the centuries with Sanskrit, Persian, Urdu, Kashmiri, so I think it is important for initiatives like this to celebrate the literary history of Kashmir. You have thousands of poets, writers, so it's an important initiative.
We have seen there are different stalls of different publishers. Which stall attracts you the most and why? Yes, so admittedly I've just started looking, so I still have to do a full tour, but I'm interested in the Kashmiri Sufi poetry. Makhdoom Sahib, Dawood Khaki, Shams Fakir. So I'm interested in any books that are celebrating indigenous Kashmiri heritage and culture. आप देखते हैं कि अब जो जदीद टेक्नोलॉजी के जो वो बुरे असरात जो हमारे छोटे बच्चों पे पड़े हैं, अब उनको भी लगता है कि शायद जो किताब की सोहबत जो मैसर होगी, मतलब जितने असरात या जितनी उसमें एक वो अच्छे तासुरात जो या अच्छे इन्फ्लुएंसेस जो हमारे जहन को, हमारे बच्चों के जहन को किताब करती है, उस तरह की इन्फॉर्मेशन जो है कि हमें चैट जीपीटी या एआई से नहीं बनती है। ये होनी चाहिए, इससे हमें पता चलता है कि बुक्स पढ़नी चाहिए, क्योंकि आज के ज़माने में सारे फ़ोन के एडिक्ट्स हो गए हैं, कोई बुक नहीं पढ़ता है, तो हमें पढ़नी चाहिए बुक्स, इससे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। जो बुक फेयर्स होते हैं तो मोबाइल फ़ोन के बजाय, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के बजाय उनके हाथों में किताबें अगर होंगी तो यकीनी तौर पर इसके मस्बत असरात जो है वो देखने को मिल सकते हैं। तो हमारी भी यही उम्मीद होगी कि जो बुक रीडिंग का जो चलन था वो रिवाइव होगा इस तरह के फेस्टिवल से, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो बुक रीडिंग की तरफ फिर से माइल होंगे। आप अक्षा के साथ न्यूज़ 18 के लिए सिरनर से मुदस्सर कादरी। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ चल लौटेंगे। अगर दर्द से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु के केएसआर रेलवे स्टेशन पर 3 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। बेंगलुरु से बेलगावी, अमृतसर से माता वैष्णो देवी, कटरा और नागपुर से पुणे जाने वाली ट्रेनें शामिल है। कर्नाटक दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया और कहा कि भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर में आतंकियों के ठिकाने नष्ट कर पाकिस्तानियों को घुटने टेकने पर मजबूर किया है। पूरी दुनिया ने राजौरी में पर्यावरण संरक्षण को लेकर वन सुरक्षा बल के उप निदेशक बलवंत सिंह की देखरेख में विशेष वृक्षारोपण अभियान आयोजित किया गया, जिसमें पर्यावरण को हरा भरा बनाए रखने और पौधों के महत्व पर जोर दिया गया। उप निदेशक ने कहा कि स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण हमारी पहली जिम्मेदारी है। उन्होंने वन सुरक्षा बल की संयुक्त पहल का स्वागत करते हुए हरित आवरण बनाने की जरूरत पर विशेष बल दिया। ये जो मानसून सीजन इस वक्त चल रहा है, हर साल हम यहाँ प्लांटेशन ड्राइव्स करते हैं और पिछले साल से एक मुहिम चली हुई है, एक पेड़ मां के नाम, और फिर एक साथ में एक और इसके साथ स्लोगन जोड़ा गया था, एक पेड़ शहीदों के नाम। तो पिछले साल भी हमने काफ़ी प्लांटेशन की है डिफरेंट लोकेशन में, रिजौरी में और इसके डिजाइनिंग एरिया में, और इस साल भी एक पेड़ मां के नाम के थीम के अंडर हम प्लांटेशन वगैरह जो है ड्राइव्स करवा रहे हैं। श्री बूढ़ा अमरनाथ यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न हो गई। 1 महीने तक चली इस पवित्र यात्रा में तकरीबन 2 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। समापन समारोह श्री दशनामी अखाड़ा मंदिर में महंत राजगुरु स्वामी विश्वात्मानंद सरस्वती जी की अध्यक्षता में आयोजित हुआ, जिसमें प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस और कई धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। स्वामी जी ने सहयोगकर्ताओं को सम्मानित किया और प्रभु कृपा का महत्व बताया। ये सारा कार्यक्रम जितना भी रहता है वो स्वामी जी महाराज जी की अध्यक्षता में होता है। आज जो कि यहाँ पे समापन समारोह में जितने भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर आए थे, उनको स्वामी जी महाराज द्वारा यहाँ पे सम्मानित किया गया। तो इस यात्रा को सफल बनाने में एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बड़ा हाथ है, खास करके डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर का, एसएसपी पुंछ का और उसकी पूरी टीम का। उन लोगों ने बड़ा बढ़ चढ़ के इस यात्रा को कायम करने में अपना पूरा कार्य किया। श्री बूढ़ा अमरनाथ यात्रा के समापन पर स्वामी विश्वात्मानंद सरस्वती महाराज जी की अगुवाई में श्री दशनामी अखाड़ा मंदिर में भगवान शिव और देवी पार्वती के प्रतीक चांदी की पवित्र छड़ी लौटाई गई, जिसका भव्य स्वागत जिला प्रशासन, पुलिस अधिकारियों और धार्मिक संगठनों ने किया। पुलिस ने गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया। ये छड़ी अगले साल 1 साल तक मंदिर में स्थापित रहेगी। इस परंपरा के साथ ही 3 दिवसीय मेला और दर्शन पूजन संपन्न हो गए। ये जो 1 महीने से श्रावणी पर्व चल रहा था, शैव तीर्थ जो होते हैं, विशेष करके शैव भक्त वहाँ पर 1 महीना पर्यंत तक राजोपचार, षोडशोपचार, वैदिक मंत्र, पौराणिक मंत्र, तांत्रिक मंत्र विधियों से उनकी पूजा करते हैं। अकल वहाँ पर इसके साथ साथ में छड़ी जो कि हर वर्ष की तरह से मनाया जाता है उत्सव, वो भी 3 दिन से वहाँ छड़ी स्थापित की गई थी बूढ़ा अमरनाथ जी में। 3 दिन वहाँ पर पूजन होने के बाद
कल ध्वजारोहण भंडारा आदि होकर आज सुबह वापस 10 नामी अखाड़ा पुंछ में स्थापित की गई है। गुलमर्ग के कुंजर स्थित छानपुरा में रहीम साहिब समा सिंगर सोसाइटी ने रहमान भट्ट दिवस श्रद्धापूर्वक मनाया। इस मौके पर एक भव्य सूफी समारोह आयोजित हुआ जिसमें घाटी के प्रमुख कवियों, लेखकों और सूफी गायकों ने हिस्सा लिया। समारोह में रहमान भट्ट की सूफी कविता और कश्मीरी साहित्य में उनके योगदान पर विस्तार से चर्चा की गई। वक्ताओं ने इस बात पर बल दिया कि ऐसे अज्ञात लेकिन महत्वपूर्ण साहित्यकारों को सामने लाना बेहद जरूरी है। समारोह में हिलाल कश्मीरी, रंजूर तिलगामी और अब्दुल रशीद बेताब जैसे दिग्गज शामिल रहे। जबान यह रोजन बरकरार यह मदरी जबान पन या दोस पे वारिया शायर तुजुर्ग तवन वल तम मकसद मोन योत कि दो मोन रोजन जिंदा मोहब्बत अमन पैगाम बिल्कुल पान वे अतवास हिंदू मुसलमान वैसे आपको हिसाब से दिन यहाँ असल में मनाया जा रहा है। ये इनके आशिकों, इनके मुरीदों और खादिमों की वसातत से मनाया जा रहा है, क्योंकि इससे लोग मोहब्बत करते हैं। ये लोगों को मोहब्बत का पैगाम देता है। ये एक साहिब तसनीफ शायर है। हर साल 10 अगस्त को ये अपने ही दौलत खाने के बाहर महफिल समा का भी एहतमाम करता है, जिसमें सैकड़ों लोग शामिल होते हैं। मेरी ज़बान को ज़िंदा रखने की खातिर इस ऐसी महफिलें चार चांद लगाती हैं, क्योंकि जब छोटे छोटे बच्चे न्यू जनरेशन कोऑपरेट करते हैं इन महफिलों में, तो कुदरती तौर इनको एक इफ़ेक्ट पड़ता है कि हमारी एक मादरी ज़बान है जो एक मीठी कश्मीरी ज़बान है। शोरा है, उनके खदमात को कभी फरामोश नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि हर वक्त इनके कलाम, इनके खदमात, जो आदमी खदमात हैं, उनको याद करना ये वक्त की ज़रूरत है। और इसलिए जो यौम अब्दुर्रहमान भट्ट है वो काफ़ी जोश खरोश के साथ हर साल मनाया जाता है। और इसी तरह जो दीगर उदबा है, सूफी शोरा है, और उनके खदमात को भी हमेशा हमें याद करना चाहिए। न्यूज़ 18 कश्मीर के लिए मैं छानपुरा कुंजर से मुनीर। आरिसपुरा के गांव कोटली मियां फतेह में बाबा बोहड़ी वाले की याद में वार्षिक दंगल का भव्य आयोजन किया गया। इस आयोजन में जम्मू कश्मीर समेत अन्य राज्यों के दिग्गज पहलवानों ने भाग लिया। और कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधायक डॉक्टर राजीव भगत ने दंगल की शुरुआत और विजेता पहलवानों को इनाम और माली नकद देकर सम्मानित किया। दंगल के साथ साथ मेधावी छात्रों को भी सम्मानित किया गया। इस अवसर पर पूर्व सरपंच सुरेंद्र सिंह ने बताया कि हर वर्ष राखी पर यह आयोजन श्रद्धालुओं और खेल प्रेमियों को एक साथ लेकर आता है। से अपील करता हूँ कि वो अपना कैरियर जो इसमें पहलवानी में बनाए, स्पोर्ट्स में बनाए, और पढ़ लिख के अपना माता पिता का और अपने भारत का और हमारे जम्मू कश्मीर का और हमारे बिजनौर कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम रोशन करें। ट्राल के रहने वाले होनहार युवा रईस अहमद लोन ने नेशनल योग आसन चैंपियनशिप के लिए चयनित होकर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। श्रीनगर में आयोजित इस प्रतियोगिता में रईस ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुरेंद्र सिंह ने उनके घर जाकर उन्हें बधाई दी। स्थानीय लोगों ने रईस की इस उपलब्धि की सराहना की। मैं पहले इनके माँ बाप को मुबारकबाद देता हूँ, जिन्होंने अपने बच्चों को स्पोर्ट्स के इस फील्ड में भेजा। जहां आप देख रहे हो आजकल पूरे मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में यहाँ पे नशाखोरी जो चल रही है, यहाँ ड्रग्स को लेके बच्चे जो है वो ख़राब हो रहे हैं, और इनके माँ बाप ने एक अच्छा पढ़ाई के साथ साथ एक अच्छी दिशा दी, और ये दोनों बच्चे जो हैं ये स्पोर्ट्स फील्ड में हैं। और ये बच्चा भी अभी पीछे नेशनल खेल के आ गया, और इसका भी जो योग आसना जो एक योग का ही एक पार्ट है, जिसमें जो योग जानता है उस योग को लेके उनको योगबाजी में ही एक स्टंट करने होते हैं, और वो उसका कंपटीशन होता है। उसके लिए अभी इनका ट्रायल श्रीनगर बख्शी स्टेडियम में चल रहा था, और ये जो है ये आंध्र प्रदेश अभी जा रहा है, वहाँ पे सिलेक्शन हुई इसकी। और वहाँ पे उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में 5 अगस्त 2025 को आई भयानक बाढ़ ने धराली और हर्षिल गांव को तबाह कर दिया। तेज बारिश ने अचानक आई बाढ़ ने घरों, इमारतों, पुलों, सड़कों सब कुछ बहा दिया और कई लोगों की जानें ले ली। तबाही को लेकर इसरो ने नई सैटेलाइट तस्वीरें जारी की हैं, जिसकी मदद से नुकसान का तेजी से आकलन किया जा रहा है। मैं हर्षिल में आर्मी लोअर कैंप में तैनात हूँ। बाढ़ आने के पश्चात काफ़ी मात्रा में मलबा कैंप में घुस आया, जिस कारण से कैंप की हाईवे से कनेक्टिविटी टूट गई, जिस कारण से काफ़ी महत्वपूर्ण उपकरण यहाँ फंस गया। कैंप को हाईवे से जोड़ने के लिए जल्द से जल्द मैं प्रयास कर रहा हूँ।
जब से डिजास्टर हुआ तो पहले फोन कनेक्टिविटी तो थी नहीं, लेकिन आपने कई नेपाली हो या गढ़वाली हो, उन लोगों का आपने 40-50 लोग जिनसे घर में कनेक्टिविटी करवाई है, उसके लिए हम फौज का धन्यवाद करते हैं। और चीज़ में भी फौज ने हमारे साथ लगे हुए हैं, हर चीज़ में देख रहे होंगे आप यहाँ पे। तो घर घर में अभी हमारे खपलाल साहब जी थे, मेजर साहब जी थे, साहब हमारे के कैप्टन साहब जी थे, हम गए थे। तो जो ज़्यादा डिजास्टर जहाँ हुआ हमारे गांव में, जिन लोगों को कुछ नहीं बचा, उनकी माताओं को उन्होंने उनकी जो बेसिक नीड थी, उनकी रिक्वायरमेंट भी मांगी है। फिलहाल